दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अभिराज आईएएस का हमारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कल यानी 12 फरवरी को बिहार पीसीएस का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ उसके आंसर की पे कि बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और उनके क्या क्या आंसर हैं। इन सारे आंसरों को जो आपको एथेंटिक सोर्स के द्वारा खोज करके हम लाए हैं उन सारे क्वेश्चनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चनों का आंसर हम क्लियर कराएंगे। तो पहले जो है तत्काल आपको आंसर एक एक करके हम बताते जा रहे हैं, बाद में फिर हम जो है अगली वीडियो में एक एक क्वेश्चनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखिए, कंकाल के पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, उन्हें जो है हम कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। तो ये आप इसका सही आंसर हो जाएगा कार्टिलेज, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, यानी लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। वो कौन कौन से रहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ए, यानी शैवाल और कवक। शैवाल और कवक जो है एक साथ रहते हैं। ठीक, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला यानी थर्ड नंबर का जो हमारा प्रश्न है, थर्ड नंबर प्रश्न है कि मादा एनाफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। कहां बैठती है? तो कह रहे हैं कि मादा एनाफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है कहां पे? अधः स्तर की सतह के समकोण पे। सही आंसर हो जाएगा अधः स्तर की सतह के समकोण पे। अगला प्रश्न यानी फोर्थ नंबर का प्रश्न है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा लिम्फोसाइट। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यानी 5 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, इसमें मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। यह कथन क्या है? गलत है। चलिए छठे नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। छठा नंबर का हमारा प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक, यानी कम चमक वाला एक घोड़ा। चलिए अगला प्रश्न है, 7वें नंबर का प्रश्न हमारा है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ई। चलिए 8 नंबर का जो प्रश्न है, 8 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? सही आंसर है इसका ए, यानी रोलिंग घर्षण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह है, यानी 10वें नंबर का जो प्रश्न है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? ऑप्शन ए, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। अगला प्रश्न है यानी 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशेषित कण है? इसका सही आंसर है अल्फा किरण। चलिए ऑप्शन अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये 12 नंबर का प्रश्न है। 12 नंबर का प्रश्न में है कि केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन बी, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार है। चलिए 13 नंबर का प्रश्न है। 13 नंबर का प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? ऑप्शन ए सही है, यानी गतिज ऊर्जा में ऊष्मा ऊर्जा।
अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है क्या कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री क्या हो जाते हैं, अपने बाईं तरफ जो है झुक जाते हैं। यह जड़त्व के नियम के अनुसार होता है। अगला प्रश्न है कि एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपर्युक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? ऑप्शन ए, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। ये सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यानी ऑप्शन ए सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 16 नंबर का और 16 नंबर का प्रश्न है कि पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का उदाहरण है, क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी क्रिप्टन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें अधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं, क्या हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, Al2O3 और ZnO। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 18 नंबर का प्रश्न है कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, यानी उपर्युक्त में से कोई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यानी 19वें नंबर का प्रश्न है कि अम्लधात कार्बोनेट से अभिक्रिया करके गैस मुक्त करती है, तो कौन सी गैस मुक्त करती है? यह गैस मुक्त करती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न हमारा है HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 21 प्रश्न है कि आपको 3 परख नलियां दी गई है, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो ये सही हो जाएगा इसका क्षार, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए चलते हैं और अगले प्रश्न यानी 22 पे एसिटिक अम्ल की गंध किससे के समान होती है? तो यह समान होती है सिरके के समान होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? क्या कह रहा है कि ऑप्शन सी, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्या कि 20 का पता लगाया जाता है। 20 का पता किससे लगाया जाता है? फल का पकना सॉरी बीसम का पता लगाइए, यानी इसमें कौन सा बीसम है? तो ये सभी देख रहे हैं, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना, ये सभी जो हैं क्या थे? निर्जीव थे। लेकिन फल का पकना ये क्या है? सजीव था। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है क्या कि 25 में प्रश्न दिया है, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनके पास समान क्रिस्टल संरचना होती है, यानी बी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 26 नंबर का प्रश्न दिया है कि किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र घुलते या बंद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कोशिकाओं में पानी की मात्रा। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्या 28 निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़। ठीक, तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए
चलते हैं अगले प्रश्न यानी 29 प्रश्न है कि सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है, क्या कारण है? वाष्पोत्सर्जन, यानी सही आंसर हो जाएगा आपका सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 30 में जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रकृति के योग्य बनाता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 31 में कह रहा है, क्या कह रहा है कि ड्राई के अक्षरों में कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या ना हो? तो कितने कह रहा है कि ये उपर्युक्त में से कोई नहीं सही आंसर होगा इसका। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा ये दिया जा रहा है 32 कि दिए गए विकल्पों में से, ये मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 77 जो है इसका सही आंसर है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि 33 दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सही आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी 322। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यानी 34 है कि किसी कूट भाषा में यदि फास्टर को टू इतना लिखते हैं और मंक को इतना लिखते हैं तो गाइड को इस भाषा में क्या लिखेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, इसकी भुजाएं क्या हो सकती हैं? तो इसकी भुजाएं हो सकती हैं 10 और 3। इसका सही आंसर है ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है। यदि वह 10% जीएसटी लेता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 396। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक रूप में सजाइए। इसका सही आंसर क्या होगा? जैसे कि देख रहे हैं, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और संसद, ये वरीयता क्रम में दिया गया है, यानी 1 नंबर पर हो जाएगा राष्ट्रपति, 2 नंबर पे उपराष्ट्रपति, 3 नंबर पे प्रधानमंत्री, 4 नंबर पे अध्यक्ष और 5वें नंबर पर हो जाएगा संसद। ठीक है ना, सांसद, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है 38 है कि रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग है, क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 1/4। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 39 और 39 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। नहीं, प्रत्येक आयत एक वर्ग होता है, यह बात सही है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है कि आर मेरी बहन आय की पुत्री है जो टी की इकलौती पुत्री है, एक्स टी और जेड की संतान है जो एच की दादी नानी है, तो के की मां है जो एच की इकलौती बहन है, एक्स अविवाहित है। यदि एस ए की जीवन साथी है तो के का एस के किस प्रकार संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ननद, भाभी और साली वाला, यानी बी ऑप्शन इसका क्या है कि सही है। चलिए 41 पर चलते हैं। 41 जो है क्या है कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है। ठीक है, तो ये क्या गलत है? यानी सी, जिला फोरम के सदस्यों में एक महिला सदस्य होगी, इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए इसके डिटेल हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी जो है आप लोग अपने आंसर को मिलाइए, बाद में एक एक प्रश्नों के डिटेल हम जो है हर टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा ये है। अगला प्रश्न हमारा क्या है?
अगला प्रश्न कर रहा है कि ग्राम पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है, तो ये जो है ब्लॉक स्तर पे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित, अगला प्रश्न है यानी 43, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? निम्नलिखित में से किसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा ये है, अगला प्रश्न है कि क्या है, अगला प्रश्न यानी 44, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, यानी ए ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 46, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। इस चीज को समझना है। चलिए अगला प्रश्न है 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, तो विकेंद्रीकरण किया गया, इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया? यानी निर्णय लेने की शक्तियों को विकेंद्रीकरण किया गया, पूर्ण व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया गया और प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, न्यायिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं किया गया। इसलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल कौन सा सही हो जाएगा? यानी अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। तो जो राज्यसभा में सदस्य चुन करके आते हैं ये अक्सर राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? यानी जो हम लोग विधायक चुनते हैं डायरेक्ट रूप से, यही विधायक जो है चुनते हैं किसको? ये राज्यसभा के सदस्यों को, इसीलिए ये कहा गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न यानी 49 में निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से? देखिए लंबी वीडियो थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन इसीलिए ज्यादा और लंबी ना हो वीडियो, इसलिए मैं बहुत ज्यादा ऑप्शन और एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। केवल मैं क्वेश्चन का आंसर ही बताते चल रहा हूं, बाद में इसको तोड़ तोड़ करके हम अलग अलग वीडियो में इसका एक्सप्लेन करेंगे। तब तक केवल आप लोग इसका आंसर मिला लीजिए। जो सारे आंसर जो हैं एथेंटिक सोर्स से जो है सॉल्व किए गए हैं, इसलिए इनको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है कोलोजियम प्रणाली भी उससे है, अपीली क्षेत्राधिकार भी और मूल अधिकार, ये तीनों चीज जो है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब चलते हैं नंबर 50 क्वेश्चन पे, और ये 50वें नंबर का जो प्रश्न है हमारा, ये कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? तो पंचायतों के लिए, प्रधान के लिए आपको न्यूनतम आयु होगी कितनी? 21 साल। यानी आप प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं तो आयु होगी 21 साल, आप मेंबर का चुनाव लड़ रहे हैं आयु होगी आपकी 21 साल, आप बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं आपकी आयु होगी 21 साल, आप यदि विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं आपकी मिनिमम आयु होनी चाहिए कितनी? 25 ईयर। आप सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं आपकी मिनिमम आयु होनी चाहिए 25 ईयर। आप विधान परिषद का सदस्य लड़ना चाह रहे हैं आपकी मिनिमम आयु होनी चाहिए 30 ईयर्स। आप राज्यसभा का सदस्य लड़ना चाह रहे हैं आपकी मिनिमम आयु होनी चाहिए 30 ईयर्स। आप राज्यपाल का चुनाव लड़ना चाहते हैं आपकी मिनिमम आयु होनी चाहिए कितना? 35 ईयर्स। आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं आपकी मिनिमम आयु होनी चाहिए 35 ईयर्स। आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं आपकी मिनिमम आयु होनी चाहिए 35 ईयर। आप नगर पंचायत में नगर पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं आपकी मिनिमम आयु होगी 21 साल। आप नगर अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं आपकी मिनिमम आयु होगी कितनी? 21। ठीक, तो यानी स्थानीय निकायों में 21,
विधायक एमपी के लिए 35 और विधान परिषद और राज्यसभा में 30 और राज्यपाल से लेकर के राष्ट्रपति तक इनकी आयु हमने बता दिया, आप देख लीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 51 में दिया गया है क्या कि 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है? तो यह की गई है 4% ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5% शहरी क्षेत्र में, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 52 अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? ऑप्शन ए किशनगंज, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी पूर्णिया और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 53 नंबर का जो प्रश्न है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में बढ़ करके 2020-22 में कितना हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1062 से 1090। ठीक है, यानी बी आंसर इसका सही हो जाएगा। 54 नंबर पे चलते हैं। 54 नंबर का आंसर है क्या कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही? तो ये रही आपकी 2.5%, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 55 नंबर का प्रश्न है। 55 नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए हम चलते हैं 56 नंबर के प्रश्न पर। और 56 नंबर का हमारा प्रश्न क्या है कि SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 2 3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 57 नंबर का। और 57 नंबर का प्रश्न क्या है कि कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? यह दी थी SBS राघवन समिति, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 59 नंबर पे चलते हैं। 59 नंबर है कि ये आपको मिलाना है कि धूसर क्रांति, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति, लाल क्रांति किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक, यानी आपकी गुलाबी क्रांति किससे है? तो गुलाबी क्रांति आपकी हो जाएगी टमाटर और मांस से, रजत क्रांति आपके अंडे, और लाल क्रांति किससे हो जाएगी? आपके प्याज, और ये धूसर क्रांति आप मिला दीजिए तो ये हो जाएगा आपका किससे? यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? तो ये करने वाला राज्य है कर्नाटक। सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। अब चलिए हम चलते हैं 62 नंबर पे। और 62 नंबर, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा इसका सी, यूनियन बजट 1992-93। चलिए ये क्या 63 नंबर पे है, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? यानी 1 नंबर पर दिया है विकास, 2 नंबर पे आधुनिकीकरण, 30 नंबर पे आत्मनिर्भरता, 4 नंबर पे साहित्य। तो सही इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, इसमें एक चीज और देख लीजिएगा डी। और अगला प्रश्न है कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? ठीक, यानी गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, NSSO। ठीक है, NSSO करता है। अब जो है
65 नंबर, भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवा दिसंबर 2022 अनंतिम के लिए क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। ठीक, चलिए अब चलते हैं 66 नंबर के प्रश्न पर। 66 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर विरोध करने का विकल्प चुना? तो ये जो है उपयुक्त में से इसमें कोई नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 67 नंबर का, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ठीक है ना, इस्तीफा दे दिया था। तो ये देखिए कि अगला क्या है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई? एक चीज और देख लीजिए, कह रहा है कृष्ण की सरकार, बिहार में निर्वाचित सरकार 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? ये जो है इसका जो मुख्य कारण ये है कि इसमें क्या था कि 1939 में जब विश्व युद्ध, सॉरी ये 38 में कर रही है, और 1939 में जब विश्व युद्ध छिड़ा और इसमें बिना भारतीयों से पूछे जब क्या किया गया कि भारतीय सैनिकों को विश्व युद्ध में झोंक दिया गया, तो लगभग सारी सरकारों ने क्या कर दिया था कि इस्तीफा लगा दिया था। लेकिन ये राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण ये सरकार जो है इस्तीफा लगाई थी। अगला क्वेश्चन है 68, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? अब ये बचाए थे कौन भाई? ये है बतक मियाँ। चलिए इन पे हमला हो गया था इसलिए जान बचाए थे। और अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? असहयोग आंदोलन के द्वारा स्वामी विद्यानंद जो थे किसानों की क्या किए थे? अगुवाई किए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 70, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो ये अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के दौरान, यानी स्वदेशी मूवमेंट जो है बंगाल विभाजन के समय ही शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 71, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के किस स्वराज झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? किसके द्वारा फहराया गया था? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था, यानी ऑप्शन सी सही है इसका। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अगला प्रश्न यह है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन का नाम क्या था? इस आंदोलन का नाम था प्रजामंडल आंदोलन। क्या नाम था? प्रजामंडल आंदोलन। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कहा गया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है? यानी 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। गांधी जी ने देखिए 1921 में गांधी जी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। ये जो है क्वेश्चन जो है क्या ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अगला प्रश्न है कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? यह किया गया था अल हिलाल को। किसको किया गया था? अल हिलाल को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन में भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी डी। चलिए अगला प्रश्न है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? नगरों में असहयोग आंदोलन के समय में कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए क्या करें कि असहयोग आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया।
मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया। और क्या कह रहा है कि चुनावों का बहिष्कार किया, हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया। तो ये कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने मद्रास की जस्टिस पार्टी, यानी इसका जो है एक क्या है, गलत है, बाकी सब सही है। ये गलत है, बाकी सब क्या है, सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्या, यानी 77, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर के आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहां जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन थे? तो